करें स्टार्ट। तो आज की क्लास में अपन इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, इनकम टैक्स अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूं। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए। हम इस टॉपिक में उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। तो उसका मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आयकर। आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्स। तो आय पर लगने वाला टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम पर लगने वाला टैक्स इज कॉल्ड इनकम टैक्स। सिंपल सी मीनिंग है इसकी। टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। व्यक्ति की आय पर लगाए जाने वाले कर को आयकर कहा जाता है। इनकम टैक्स की सिंपल सी मीनिंग है, किसी भी पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। अब यहां पर कुछ कुछ वर्ड्स मैंने बोल्ड करके रखे हुए, एक तो है इनकम और दूसरा क्या है? पर्सन, व्यक्ति और आय। तो चलो सबसे पहले है ना अपन समझते हैं टैक्स का मतलब क्या होता है। बस आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा हुआ है इसका पीडीएफ में आप लोगों को ऐप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको वहां से रिफर कर सकते हो। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं क्लास से, और जो ऑनलाइन वाले हैं आप लोगों को प्रिंट आउट चाहिए तो आप यहां आके कलेक्ट कर सकते हो। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स की। टैक्स, टैक्स क्या होता है? आप लोग सुने होंगे जगह जगह पर, समय समय पर, कि गवर्नमेंट जो है हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। टैक्स जो होता है ना, गवर्नमेंट का एक मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है। जो गवर्नमेंट हमारे देश में, हमारे देश को चलाने के लिए खर्चा कर रही है, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, हेल्थ केयर में खर्चा हो रहा है, एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, तो भाई गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना। तो टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का एक मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है, वो लोगों से कलेक्ट करती है ना। तो गवर्नमेंट है ना टैक्स दो तरीके से कलेक्ट करती है, दो टाइप के टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या। तो देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इसके अंदर पहले अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है आपका इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है? इनकम टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, मैं सिलेबस वाइज बात कर रहा हूं ना, और भी प्रकार के टैक्स आते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है आपका कस्टम ड्यूटी, दूसरा सीजी एक्साइज, छत्तीसगढ़ एक्साइज, और तीसरा होता है आपका जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ये तीन टाइप के टैक्स आते हैं। पहला कस्टम ड्यूटी, दूसरा छत्तीसगढ़ एक्साइज, और तीसरा होता है जीएसटी। तो अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इसके बारे में तब बात करूंगा जब मैं आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता ही है। और डायरेक्ट टैक्स के नाम से सब्जेक्ट नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट का नाम क्या है? इनकम टैक्स। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? इनकम टैक्स की। तो पहले आप लोग ये समझ लो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की मीनिंग क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं। कितना रुपए कमाते हैं? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इनकी इनकम है। तो गवर्नमेंट बोलेगी आप अपनी इनकम पर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपनी इनकम पर 5% हमको टैक्स दो। कितना परसेंट? 5%। तो मैं एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए ऐसे ही कुछ भी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 10 लाख के ऊपर 5% कितना बनेगा? 50,000। एक्चुअल इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती है, जो होगी मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे होती है। तो 10 लाख का 5% कितना होगा? 50,000। तो ये आदमी क्या करेगा? 50,000 रुपए का पेमेंट किसको करेगा? गवर्नमेंट को करेगा, टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर इस टैक्स को इनकम टैक्स तो बोला जाता है, लेकिन ये किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। तो इसको डायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं, मान लो ये गवर्नमेंट है और ये मिस्टर ए है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
गवर्नमेंट, और ये मिस्टर ए। मिस्टर ए के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी है? 50,000। अभी अपन ने कैलकुलेट किया। तो मिस्टर ए क्या करेगा? इस टैक्स को किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स का पैसा किसके जेब से जा रहा है? मिस्टर ए की जेब से जा रहा है। दूसरा, अगर मान लो बाय चांस ये टैक्स का पैसा मिस्टर ए को देना था और मिस्टर ए गवर्नमेंट को पे नहीं करता है किसी कारण से, तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? मिस्टर ए को। मतलब लाइबिलिटी किसके ऊपर आ रही है? मिस्टर ए के ऊपर। और कोई तीसरे आदमी के ऊपर आ रही है क्या? नहीं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं टैक्स का इंपैक्ट और टैक्स का इंसिडेंस, ये दोनों किसके ऊपर है? सेम पर्सन। मतलब टैक्स का इंपैक्ट मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है? मिस्टर ए के ऊपर। टैक्स नहीं पे किया तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? मिस्टर ए को। तो इंपैक्ट और इंसिडेंस जब सेम पर्सन पर आता है तो ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। अगर आपसे कोई भी पूछे कि डायरेक्ट टैक्स की मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे जब भी किसी टैक्स का इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों सेम पर्सन पर आता है, दोनों किसके ऊपर आता है? सेम पर्सन पर, तो वो वाला टैक्स क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। अब अपन बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को मैं सबसे ऊपर रखा। ये एक व्यापारी है। व्यापारी मतलब ट्रेडर। ट्रेडर मतलब कोई दुकान वाला मान लो, है ना, इसको डीलर बोल देता हूं। और ये आप लोग हो। ठीक, चलो इसमें से एक ही को रखते हैं बस। ये आदमी गया किसके पास? डीलर के पास, और कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाया, मान लो मोबाइल खरीद के लाया। तो ये इसने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल का डीलर को इसने दिया 10,000 रुपए मोबाइल की चार्ज, प्लस इसके ऊपर 5% अगर जीएसटी लगता है तो 500 रुपए दे दिया। 500 रुपए काय का दिया? जीएसटी का। और टोटल मोबाइल का इसने कितना पे किया? 10,000। 10,500, और मोबाइल लेके आ गया। अब बताओ, ये 10,000 में से 10,000 तो मोबाइल का था और 500 रुपए काहे का गया? तो टैक्स का पेमेंट, ये भाई ने टैक्स का पेमेंट किया कि नहीं किया? किया। लेकिन किसको किया? दुकान वाले को। गवर्नमेंट को किया क्या? टैक्स का पैसा तो अभी दुकान वाला लेके बैठ गया। अब ये 500 रुपए जो है, तो क्या डीलर जो है सिर्फ एक ही आदमी को एक ही मोबाइल बेचा है क्या? ये तो पूरे महीने भर में बहुत सारे कस्टमर आए होंगे जिनको 50 प्रकार का मोबाइल बेचा होगा। तो इसके पास पूरा टैक्स का पैसा क्या हो जाता है? एक एक करके इकट्ठा हो जाता है। फिर ये डीलर की जवाबदारी है कि जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उस पूरे पैसे को चालान बना के वो किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट। मतलब टैक्स का जो पैसा है वो किसके जेब से जा रहा है? जिसने मोबाइल खरीदा, जो कंज्यूमर है उसके जेब से जा रहे हैं। लेकिन टैक्स को पे करने की जवाबदारी किसको है? गवर्नमेंट को, डीलर को। तो यहां पर अगर मैं बोलूं इंपैक्ट और इंसिडेंस, वो सेम पर्सन पर है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पर है? डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पर है। टैक्स का पैसा जा रहा है किसके किसके पास से? कंज्यूमर के पास है। लेकिन टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अब मिस्टर ए के पास नहीं आएगी। मान लो इसका भी नाम मिस्टर ए है। गवर्नमेंट अब मिस्टर ए को कुछ नहीं बोलेगी कि आपने टैक्स क्यों नहीं दिया, उसके जेब से चला गया टैक्स का पैसा। तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? डीलर को पकड़ेगी। तो यहां पर जो इंपैक्ट और इंसिडेंस होता है ना टैक्स का, वो किसके ऊपर होता है? डिफरेंट पर्सन पर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और देखने से पता चलता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब यहां पे गवर्नमेंट और इसके बीच में कोई है क्या? नहीं है। सीधा सीधा ये पे कर रहा है, टैक्स मिल रहा है किसको? गवर्नमेंट को। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली मिल रहा है गवर्नमेंट को इसलिए। और दूसरा, ये पे कर रहा है टैक्स किसको? दुकान वाले को। दुकान वाला जो है फिर वो गवर्नमेंट को पे करेगा, तो इसलिए इस टैक्स को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली जा रहा है ना इसका पैसा गवर्नमेंट के पास, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बात समझ में? तो ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स एक प्रकार का कैसा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है।
डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या है वापस पढ़ो। टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। व्यक्ति की आय पर लगाए जाने वाले कर को आयकर कहा जाता है। अब समस्या यह आती है कि आय का मतलब क्या है? इनकम। इनकम से अपन क्या समझते हैं? इनकम। चलो मैं इन जनरल पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोग मेरे को बताना। अब आप लोग तो अभी इस लेवल पर हो, आप लोग तो कमाते नहीं हो इनकम, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मतलब कहां से उनकी सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या है? टीचर है। आपके बिजनेस का है का? कोई भी एक बता दो। हाँ, गिफ्ट शॉप हो गया। ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? फार्मर है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम हो रही है आपके पापा को या आपके पेरेंट्स को? टीचर है। आपके काहे का? टायर का शोरूम है। आपके मैनेजर। आपके सैलरी, सैलरी वाले मतलब डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बोल सकते हैं। आपके बिजनेस है और कारपेंटर है और मैकेनिक है। आपके प्राइवेट जॉब। आपके बिजनेस काहे का? टेक्सटाइल का। आपके प्राइवेट जॉब। मेरा बोलने का मतलब है, और मेरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? मेरा 3 काम है। एक मैं टीचर हूँ, टीचर बोल सकते हैं। मैं कोचिंग है मेरा, मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, और मेरा और 1-2 काम और भी चलता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये बताना था कि हर इंसान आज के डेट में कमा तो रहा है पैसा, लेकिन अलग अलग सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। तो अपन यहाँ पे 25-50 लोग बैठे हैं और सबकी इनकम में पूछा तो सब अलग अलग सोर्स बता रहे हैं। तो हमारे देश में तो इतने करोड़ लोग हैं, तो हर आदमी एक ही जैसा पैसा कमा रहे कि अलग अलग सोर्स से कमा रहा होगा? ठीक है, अब क्या हुआ समझना। अभी मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स की मीनिंग बताई। इनकम टैक्स की मीनिंग क्या है? टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल सुनो। मैं आप लोगों को बोला, बच्चे लोग आप एक काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कुछ कुछ लिख कर भेजो। तो फैजिया ने भेजा, तो फैजिया ने पहला एड्रेस लिख दिया, फिर नाम लिख दिया। नाम लिख रही है तो कैपिटल में नहीं लिख रही है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट रखी DDMMYY। ठीक है, ये फैजिया ने अपने हिसाब से दिमाग लगा के भेजा मेरे को। फिर वैष्णवी ने भेजा, तो वैष्णवी ने अलग तरीके से भेजा, उसने नाम पहले लिख दिया, एड्रेस बाद में लिखा। तो ऐसे हर आदमी का अलग अलग दिमाग चलता है। तो जब वो मेरे को डिटेल आई, तो मेरे पास जब ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड डिटेल आएगी तो कितना टेंशन हो जाएगा मेरे को उसको मतलब वो करने में, एडिट करने में। तो मैं क्या करूंगा? मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दे दूंगा। एक काम करो, इस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना सब डिटेल मेरे को भेजो। तो यहां पर क्या होता है, जब गवर्नमेंट है ना आप लोगों से इनकम की डिटेल मंगवाएगी, तो हर इंसान अलग अलग सोर्स से पैसा कमा रहे। तो जब वो डिटेल भेजना चालू करेगा ना, तो गवर्नमेंट के पास अनस्ट्रक्चर्ड पूरा चला जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड हर आदमी अपने अपने तरीके से डिटेल भेजना चालू कर देगा, तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो इस सहूलियत के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में? 5। ठीक है, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सके। मतलब सबका जो भी, जैसे सैलरी वाली अपनी इनकम भेज रहा है तो सबकी प्रॉपर सैलरी के हिसाब से डिटेल मिले। बिजनेस वाले अपने डिटेल भेज रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से डिटेल आए। तो इनकम को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 5। ये इनकम की 5 कैटेगरी है। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और 5वां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया? 5 कैटेगरी में। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, नाम से पता चल रहा है, ये सैलरी मतलब जिन लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कैसी भी नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोग अपनी इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंदर पूरे सैलरी की इनकम कैलकुलेट करने के रूल्स लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। आगे बात समझ में? दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किन लोग अपने अपने घर को किराए में दिए हुए हैं? आप लोगों में कोई है अपने घर को किराए में दिए हो? आप लोग, आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, और आप लोग हो गए। ठीक है, तो जिन लोग अपने मकान को किराए पर देते हैं, तो जो किराए की इनकम आ रही है ना,
उसके लिए कैलकुलेशन करने का रूल कहां लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो जिन लोग अपने मकान को किराए में देते तो उन लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिन लोग बिजनेस चला रहे हैं या फिर प्रोफेशन में है, उन लोग अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिजनेस प्रोफेशन वाले इस हेड में पूरा उसके बारे में रूल लिखा हुआ है। जिन लोग अपनी एसेट्स को बेच के पैसा कमा रहे, मान लो राशिद के पास एक जमीन थी, जमीन उसने 10 लाख की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। इस जमीन को उसने 12 लाख में बेच दिया। ये कोई बिजनेस नहीं है राशिद का, खरीदा था, अब जरूरत नहीं जमीन की, उसको बेच दिया। तो कितना रुपए मिला राशिद को? 12 लाख मिला, लेकिन कमाया कितना? तो अपनी एसेट्स को बेच के पैसा कमाया उसने, एसेट्स, ठीक है। मान लो उदय के पास गोल्ड पड़ा था, गोल्ड, सोना। उस गोल्ड को उसने 2 लाख में खरीदा था, 2.5 लाख में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 2 में खरीदा था, 2,50,000 में बेच दिया। तो कितना कमाया उदय ने? तो ये उदय के लिए 50,000 रुपए जो कमाया ना, वो उसके लिए कौन सी इनकम कहलाएगी? मतलब जब हम अपनी एसेट्स को बेच के पैसा कमाते हैं, उसको तो हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। तो ये जो 4 मैंने नाम बताए ना आप लोगों को, 4 कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ये स्पेसिफिक हेड है। स्पेसिफिक हेड समझते हो? सैलरी वाला अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करेगा? सैलरी के हिसाब से। बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी वाला मतलब किराया वाला, इसके हिसाब से। बिजनेस प्रोफेशन वाला इसके हिसाब से, जो अपनी एसेट बेच रहे हैं इसके हिसाब से। अब ये जो हेड है ना, अदर सोर्सेस, ये जनरल हेड है। जनरल हेड, जनरल हेड मतलब ऐसी जो इनकम जो ये चारों में कवर नहीं हो पा रही है, वो अपनी इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेगा? कौन से हेड में लेके जाएगा? अदर सोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक से मिलने वाला ब्याज, बैंक से मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, वो सैलरी है क्या आपकी? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसमें तो रेंट लेते हैं। बिजनेस प्रोफेशन है क्या? नहीं, वो तो ब्याज मिल रहा है। आपने कोई अपनी एसेट बेची क्या? नहीं। तो इसके लिए कौन सा हेड बैठा है? अदर सोर्सेस, ठीक है। जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स की एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, यहां पे कहीं पे एग्रीकल्चर इनकम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एग्रीकल्चर से भी फार्मर लोग पैसा कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जेम्प्ट, कर मुक्त, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जेम्प्ट होगी जब वो एग्रीकल्चर इनकम आपको कहां से हो रही है? इंडिया से हो रही है। भारत में रह के अगर आप पैसा कमा रहे हो एग्रीकल्चर का, तो ही एग्जेम्प्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपको विदेश से हो रही है, विदेश से, आपकी एग्रीकल्चर लैंड कहां थी? श्रीलंका में थी, वहां से आपको कुछ कमाई हो रही है, तो उसको कहां लेंगे? अदर सोर्सेस। अगली बात समझ में? एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको इंडिया से है तो एग्जेम्प्ट, इसलिए उसका कोई हेड मैंने नहीं लिखा यहां पे। और एग्रीकल्चर इनकम कहां से हो रही है? विदेश से हो रही है, तो अदर सोर्सेस में लेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? तो मैंने अभी ये जो डेफिनेशन पढ़ाया आप लोगों को, इनकम टैक्स चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। तो अभी हमने किसके बारे में जानकारी ली? इनकम, कि कोई भी पर्सन अपनी इनकम कहां कहां से कमा सकता है, कहां कहां से कमा सकता है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब एक कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं, क्या एक आदमी मिस्टर ए मल्टीपल हेड से या मल्टीपल सोर्स से पैसा कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? कमा सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं है ना अपने भाई के, मेरे भाई की एक कंपनी है फैब्रिकेशन की, वहां पर मैं फाइनेंस का काम देखता हूं, तो वो मेरे को वहां से हर महीने सैलरी देता है 25,000 रुपए कुछ कुछ। तो मेरी वो कौन सी इनकम हो गई? सैलरी की इनकम हो गई। मेरा एक मकान है, मैंने उसको किराए पर दे के रखा है, तो मेरे को वहां से रेंट भी मिलता है, तो मेरे लिए कौन से इनकम हो गई? मैं अकेला हूं ना, मेरे को यहां से सैलरी भी मिल रही है, मेरे को हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम हो रही है। मैं कोचिंग का बिजनेस करता हूं और मेरा टैक्स का कंसल्टेंसी का काम भी है, तो मेरे को कहां से इनकम हो रही है? ठीक है। मैंने पिछले कोविड के टाइम पे 250 रुपए के भाव में टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा था। टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा था कितने भाव में? 250 में। 1000 शेयर के आसपास मैंने खरीदा था, और उन शेयर को मैंने पिछले साल 1100 रुपए के भाव में बेच दिया। 2.5 लाख में खरीदा था 2020 में, और 2025 में, 2024 में मैंने उन शेयर को 11 लाख रुपए में बेच दिया। तो मेरी कितनी कमाई हुई?
7.5 लाख के आसपास कमाई हुई कुछ, तो वो मेरे लिए कौन सी इनकम हो गई? कैपिटल गेन। मतलब मैं शेयर में पैसा लगाता हूं, लंबे समय के लिए रखता हूं और उसको मैं ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग मतलब अलग हो जाता है, खरीदना बेचना, एक एक दो दो रुपए वाला काम नहीं करता मैं खरीदता हूं, 2 4 5 साल रखता हूं, उसके बाद अच्छा भाव आता है तो बेच देता हूं। तो मेरे को कैपिटल गेन भी हो जा रहा है, मतलब मैं अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी एसेट्स बेच रहा हूं। उसके बाद मेरा बैंक में 10 लाख का एफडी किया हुआ है, वहां से मेरे को ब्याज मिलता है, तो वो कौन सी इनकम हो गई मेरी? शेयर्स में पैसा लगा के रखा हो तो वहां से मेरे को डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड समझते हो ना, वो भी मेरे को मिल रहा है, तो वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। तो मतलब मैं अकेला इंसान, मेरे को 5 हेड से इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मेरा बोलने का मतलब है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इतना सारा इनकम नहीं है मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो 5 हेड से इनकम हो रही है वो किसी एक पर्सन को भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ही हेड से ही पैसा कमाएगा, मल्टीपल हेड से पैसा कमा सकता है। तो गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेगी ना, तो वो आपसे क्या पूछेगी मालूम है? आपकी टोटल इनकम पूछेगी। क्या पूछेगी? टोटल इनकम। आपकी टोटल इनकम बताओ कितनी है? टोटल इनकम। तो देखो यहां पर एक फॉर्मेट है आपके सामने, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये वाली जो इनकम है ना, ये वाली इनकम, इस पर टैक्स लिया जाता है। तो कोई भी इंसान जब अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा ना, तो सबसे पहले सैलरी का नियम लगा के, सैलरी का रूल लगा के अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल लेगा। हाउस प्रॉपर्टी का रूल लगा के अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लेगा। बिजनेस प्रोफेशन वाला रूल लगा के काहे की इनकम निकाल लेगा? बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकाल लेगा। कैपिटल गेन का रूल लगा के अपनी कैपिटल गेन की इनकम निकाल लेगा। अदर सोर्सेज का रूल लगा के अदर सोर्सेज, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट कुछ कुछ है ना डिडक्शंस, मतलब कुछ कुछ बोलती है कि ये काम करो तो हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे। तो एक टॉपिक है डिडक्शन, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ पोर्शन अपने को क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन मिलने के बाद जो फाइनल इनकम बचती है ना, इस पर टैक्स लिया जाता है। टोटल इनकम पर टैक्स लिया जाता है। आ गई बात समझ में? टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, डिडक्शन क्या होता है सुनो। मान लो मेरी टोटल इनकम पूरे साल भर की 10 लाख आ रही है। जैसे मैं आप लोगों को बोला आज 5 क्वेश्चन रखो, होमवर्क करके आना, 90% बच्चे होमवर्क करके नहीं आएंगे। क्यों? आदित्य बोले सर मेरे को क्यों देख रहे हो? मैं अगर आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया और बोलूंगा होमवर्क करके आना, तो 90% बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करके नहीं आएंगे। क्यों? जिंदगी में मोटिवेशन नाम की चीज ही नहीं है ना। कोई चीज के लिए अगर आपको मैं मोटिवेट करूं तो आप वो काम करोगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूं। मतलब मैं आपको फिर वो काम करवाना है मेरे को आपसे, तो आपको मैं क्या करूंगा? उस चीज के लिए मोटिवेट करूंगा। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, आप होमवर्क करके आना, एक क्वेश्चन का 100 रुपए दूंगा, होमवर्क बना के आओगे तो 500 मिलेगा करके आप बना के आओगे। गलत बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर गवर्नमेंट है ना, चाहती है कि लोग LIC में पैसा जमा करें। गवर्नमेंट क्या चाहती है? लोग LIC करवाए अपनी। मैं ऐसे ही बोलूंगा राशि चलो LIC करवा लो, नहीं कराएगा ये। क्यों कराऊं? नहीं करवाएगा LIC। तो गवर्नमेंट बोली तो आप LIC कराओगे ना, तो हम आपको टैक्स में क्या देंगे? छूट देंगे। अब टैक्स के छूट के लालच में ये क्या करवाएगा? LIC करवा लेगा। आ गई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गवर्नमेंट आपको करने बोलती है और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट पहुंचाती है। तो जैसे मान लो मेरी 10 लाख की इनकम है और मैंने 1 लाख प्रीमियम पटा के LIC करवा लिया, तो अब मेरी है ना 10 लाख इनकम नहीं कहलाएगी। अब कितनी इनकम कहलाएगी? 1 लाख रुपए उसमें माइनस हो जाएगा, तो कितनी इनकम कहलाएगी? 9 लाख। पहला अगर मैं LIC नहीं करवाता तो मेरे 10 लाख पे टैक्स लगता। अब मैं LIC करवा डाला तो मेरे कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा? 9 लाख पे टैक्स लगेगा। तो 9 लाख पे टैक्स लगेगा तो मेरे को फायदा है कि नुकसान है? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इनकम, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स, कम इनकम पर कम टैक्स। तो गवर्नमेंट मेरी सीधी सीधी 1 लाख रुपए इनकम कम कर दी, क्योंकि मेरे को क्या मिल गया? डिडक्शन मिल गया। तो कोई भी पर्सन अगर अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा, कोई भी पर्सन अगर अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा तो इस फॉर्मेट का यूज करके ही अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा। और ये जो आखिरी में टोटल इनकम बचेगी ना, उस टोटल इनकम पर वो क्या देगा? टैक्स देगा। ठीक है? अब ये जो दिख रहा है ना आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब अपने आप में एक चैप्टर्स है।
ये सब अपने आप में क्या है, एक एक चैप्टर है। चलो, तो मैं ये डेफिनेशन के हिसाब से मैं इनकम की मीनिंग बता दिया, इनकम क्या होता है और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। अब अपन बात करेंगे पर्सन की, काय की, पर्सन। पर्सन मतलब कौन होते हैं। अभी मैं आपके सामने अगर पर्सन बोलूंगा तो एक आदमी दिख रहा होगा आपको, पर्सन। लेकिन इनकम टैक्स का जो चश्मा है, इनकम टैक्स का जो नजरिया है, उसमें पर्सन सिर्फ हम लोग नहीं है, हमारे अलावा और भी लोगों को इनकम टैक्स वाली पर्सन मान लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले साल एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कंपनी लॉ पढ़े हो। उसमें कंपनी लॉ का पहला वाला जो पेज था जिसमें कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी, तो कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट क्या था, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, कंपनी कोई आदमी होती है क्या, नहीं होती। कंपनी तो क्या है, एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम व्यक्ति। हम लोग कौन है, हम लोग भी पर्सन है, लेकिन हम लोग कैसे पर्सन है, नेचुरल पर्सन है। हमारी फिजिकल बॉडी होती है, लेकिन कंपनी की बॉडी नहीं होती। लेकिन कानून के नजर में कंपनी को क्या माना जाता है, पर्सन। मतलब आप अगर किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, मान लो मैं एक चप्पल खरीद के आया बाटा की, एक चप्पल खरीद के आया किसकी, बाटा की, और उस चप्पल में मान लो कोई प्रॉब्लम निकल गई या वारंटी वगैरह रही होगी, चलो चप्पल का नाम नहीं लेते, घड़ी की बात करते, ठीक है। ये एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। ये है ना टाइटन की SF की घड़ी है, ठीक है। इसने मेरे को 1 साल की वारंटी दी थी। 1 साल में अगर घड़ी को कुछ भी होगा तो आप क्या करना, आके रिपेयरिंग करवा लेना, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो रिप्लेस कर देंगे। अब इसका बीच वाला कांटा चलना बंद हो गया 1 साल के अंदर। मैं लेके गया तो बोलते हैं भैया अभी नहीं होगा, अभी मार्च का टाइम है, तो ऐसा है तो वैसा है, ऐसा सब लोग कहानी देने लग गए। तो अब मेरे को केस करना है, तो मैं किसके ऊपर केस करूंगा, दुकान वाले के ऊपर, टाइटन के मालिक के ऊपर, कंपनी के ऊपर केस करूंगा। तो किसके नाम से करूंगा, कंपनी के नाम से केस करूंगा। कोर्ट में केस चलेगा तो कंपनी के नाम से चलेगा। आ गई बात समझ में। तो कंपनी जो होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कंपनी के अंदर काम कर रहे लोगों से कोई मतलब नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी टाटा ग्रुप जानते हो ना आप लोग। टाटा ग्रुप के पहले मेन कौन थे, श्री रतन टाटा। अब वो आज के डेट में उस दुनिया में नहीं है, तो क्या वो कंपनी बंद हो गई, क्या चल रही है। अब जो भी डील हो रहा है, डीलिंग हो रही है, किसके हो रही है, कंपनी के माध्यम से हो रही है। तो पर्सन के रहने, इंडिविजुअल के रहने या नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता, वहां पे कंपनी जो है चलते रहेगी। तो मेरा बोलने का मतलब है, इनकम टैक्स के नजरिए से पर्सन में सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं आते, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो कौन होते हैं वो पर्सन, कौन है वो लोग। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन मीन्स, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है कौन, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, नेचुरल पर्सन है ना। इंडिविजुअल मतलब कौन, नेचुरल पर्सन। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब यहां पर एक बात बताओ, जैसे मैं हूं, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी है, तो हम लोगों की एक फैमिली बन गई, और हम लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं। उसमें मेरी पत्नी भी बैठती है, मेरे बच्चे लोग भी आके काम करते हैं, तो हम लोग पार्टनर हैं क्या, हम लोग फैमिली है। तो फैमिली को एक पर्सन माना जाता है, फैमिली को। और इस फैमिली का रजिस्ट्रेशन भी होता है, इस फैमिली का रजिस्ट्रेशन भी होता है, फैमिली को पर्सन माना जाएगा। कल को कुछ भी होगा ना, बैंक में अकाउंट खोलवाना है तो किसके नाम से खुलेगा, मेरे नाम से नहीं, फैमिली के नाम से अकाउंट खुलेगा, फैमिली के नाम से, ठीक है। जो फैमिली का मेन होता है, मेन, उसको बोलते हैं कर्ता। आप लोग सुनोगे हमारे घर का कर्ता धर्ता है। कर्ता धर्ता मतलब कौन, मुखिया, मेन आदमी। तो मैं अगर उस फैमिली का मेन हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, कर्ता। क्या कहलाऊंगा, कर्ता। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म, जो आप लोग पहले से जानते हो। पार्टनरशिप फर्म मतलब 3-4 दोस्त थे, मिल करके उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, बिजनेस। तो उस बिजनेस को जब ये तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या कहलाएगा वो, पार्टनरशिप फर्म। कंपनी जानते हो इसके बारे में, कंपनी भी एक पर्सन होती है ना। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब आप लोग नगर पालिका, नगर निगम सुने हो, महानगर पालिका, नगर पालिक निगम सुने हो। ये सबको ओवरऑल अगर मैं एक नाम दूं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या नाम है इसका,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप लोग देखेंगे यहाँ पे रायपुर में अपना व्हाइट हाउस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, ये भी एक पर्सन है अपने आप में, वो भी पैसा कमाता है। कैसे? आप लोगों से पानी का टैक्स लिया जाता है, मकान का टैक्स लिया जाता है, नगर निगम की बहुत सारी दुकानें होती है जो किराए में देते हैं, जो बेचारे ठेले वाले लोग लाइन से खड़े रहते हैं उनसे 10-10 20-20 रुपए उनका डेली का कुछ टैक्स लिया जाता है, मालूम है ना आप लोगों को। उसके बाद नगर निगम एडवर्टाइजमेंट करवाता है, मतलब जहां जहां पे होर्डिंग वोर्डिंग लगी हुई ना, निगम उनको जगह देती है, तो उसके बदले उनको रेंट मिलता है एडवर्टीजमेंट का। मतलब निगम एक जगह से पैसा नहीं कमा रहे, 50 जगह से पैसा कमा रहे। तो नगर निगम को एक कंपनी नहीं होती और एक गवर्नमेंट भी नहीं होती। गवर्नमेंट सिर्फ दो होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोकल अथॉरिटी जो लिखा हो ना, मतलब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ये क्या है? ये भी एक संस्था है जो पैसा कमाती है और इसके भी कमाए हुए इनकम पर क्या लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। हाँ, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, व्यवस्था देखने के लिए बनी हुई है, तो ये टैक्स इनको भी देना पड़ता है। दूसरा आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या समझते हो इससे? आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना है मारुति और सुजुकी। मारुति जो है ना, मारुति वो इंडिया की कंपनी है, और सुजुकी जो है इंडिया की कंपनी नहीं, बाहर की कंपनी है। और ये दोनों का काम क्या है? 4 व्हीलर बना बना के बेचना। लेकिन ब्रांडिंग तो दोनों की होती है ना, मारुति सुजुकी कहलाता है। तो दो कंपनियां मतलब दो पर्सन मिल गए, एसोसिएट हो गए और एक बिजनेस कर रहे, तो उनके एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, हीरो होंडा जो आज के डेट में नहीं है, हीरो और होंडा अलग अलग हो गए, लेकिन एक टाइम पे हीरो होंडा एक थे, मालूम है आप लोगों को। तो हीरो इंडिया की कंपनी है और होंडा बाहर की कंपनी है। तो हीरो और होंडा ये जब एक थे तो हीरो होंडा क्या था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई? तो जॉइंट वेंचर सुनिए आप लोग, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर जो है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के कैटेगरी में आता है, जॉइंट वेंचर। ठीक है। उसके बाद बात आती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का समुदाय, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे अभी गणेश चतुर्थी का समय आप लोग देखे होंगे, तो यहां पर जब ये ऑर्गेनाइज करना था पूरा इवेंट, तो यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कि नहीं? जैसे आपके मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में, या कहीं पे कुछ 25-50 लोग इकट्ठा हो गए और गणेश चतुर्थी का जो इवेंट है उसको क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों से चंदा लिया जा रहा है, तो क्या तो इन लोगों के ग्रुप को क्या बोला जाएगा मालूम है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा इनके ग्रुप को, क्योंकि यहां पे सारे नेचुरल पर्सन है। अभी अगले महीने नवरात्रि आने वाली है, तो इसमें जगह जगह गरबा के आयोजन होंगे। तो मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे गरबा का आयोजन कोई एक आदमी करा रहा होगा कि ग्रुप ऑफ पर्सन करा रहा होगा, उसमें लोगों से पास दिया जाएगा तो पैसा लिया जाएगा, जिन लोग स्टॉल लगाएंगे तो उनसे भी पैसा लिया जाएगा, स्पॉन्सरशिप का पैसा लिया जाएगा। खर्चा 10 जगह करेंगे, डीजे लगाना है, लाइटिंग लगाना है, ग्राउंड वाले को किराया देना है, पूरा सजाने वाले को पैसा देना है, तो पैसा आना जाना वहां भी तो हो रहा है। अब जब ये काम इवेंट खत्म हो जाएगा तो इन लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? कुछ लोग कुछ समय के लिए मिलकर एक काम करते, ग्रुप बना के वो काम हो जाता है, तो फिर अपना क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते। लेकिन जब उन लोग ग्रुप बनाए थे तब उनके बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई थी, कुछ पैसा कमाए होंगे, तो वहां पर किसी एक आदमी के ऊपर बात नहीं होगी, ग्रुप के ऊपर बात होगी। किसके ऊपर बात होगी? ग्रुप के ऊपर। तो उसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप लोग कभी सुनिए सोसाइटी चलती है, सोसाइटी, वो राशन दुकान वाली सोसाइटी नहीं। हमारे कॉलोनी में एक पर्टिकुलर कास्ट की महिला, मैंने कास्ट का नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर कास्ट की महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बना ली है। उसमें उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो हम मिल करके उस पर्टिकुलर महिला को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। स्वयं सहायता समूह करके एक ठो बना है। तो ये ग्रुप बना है ना, ग्रुप, और इस ग्रुप में कौन है? इंडिविजुअल्स है। महिलाएं कौन होती है? इंडिविजुअल होती है। तो उनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उनका अलग से पैन कार्ड बना होगा एक ग्रुप का, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति।
अब कंपनी मत बोलना क्योंकि कंपनी का नाम ऊपर आ गया। यहां पर आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो सकते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, सुने हो नाम? उन्हीं के तो हम स्टूडेंट हैं, वहीं पे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, पीआरएसयू। तो वो कोई कंपनी है क्या पीआरएसयू? नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म है। तो क्या है वो? आर्टिफिशियल पर्सन। गवर्नमेंट के नजर में वो भी एक क्या है? पर्सन है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के नाम से बैंक में अकाउंट खुला हुआ होगा। आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगी आपके पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप जो भी आप पत्राचार करोगे, करस्पॉन्डेंस करोगे, किसके नाम से करोगे? पंडित रविशंकर शुक्ल के। हाँ, उसमें जो अथोराइज्ड पर्सन होंगे बात उससे करेंगे आप। अभी मान लो कुलपति कोई और है, लेकिन एक समय के बाद कुलपति चेंज हो जाएंगे, तो कुलपति से कोई लेना देना है क्या? नहीं, वो तो अथोराइज्ड पर्सन है, लेकिन जो भी कामकाज होगा कहां से होगा? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। आपको डिग्री मिलती है वो कहां से मिलेगी? यूनिवर्सिटी से मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गए पर्सन। मतलब इनकम टैक्स वाले को टैक्स अगर लेना है तो सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं लेना है। किनसे लेना है? इतने सारे पर्सन लोगों से। मतलब इनकम टैक्स को टैक्स लेने के लिए इतने सारे पर्सन दिखते हैं एक साथ। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इनकम के कितने हेड होते हैं साइमा? 5। क्या क्या नाम है पांचों हेड का? हाँ, हाँ, अदर सोर्सेस। आप बता सकते हो आस्था? बताओ। हाँ, हाँ, कैपिटल गेन। हाँ, ठीक है। 5 हेड होते हैं, पांचों हेड का सीक्वेंस रखना है, आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी, तीसरे में बिजनेस प्रोफेशन, चौथे में कैपिटल गेन और लास्ट में अदर सोर्सेस। इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी के जो पर्सन है, इन लोग कहीं जाके नौकरी कर सकते हैं क्या? केवल नौकरी कौन कर सकता है? तो इसलिए सैलरी वाला हेड जो है ना, सैलरी वाला हेड केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? बाकी के जो लोग हैं उनके लिए बाकी के हेड एप्लीकेबल है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। लेकिन सैलरी हेड इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सैलरी क्योंकि नौकरी कौन कर सकता है? केवल इंडिविजुअली। तो जब इंडिविजुअल की बात होगी तो मैं 5 हेड बोलूंगा, और जब बाकियों की बात होगी तो 4 हेड बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे सिलेबस में केवल और केवल क्या है? इंडिविजुअल। ये सब हमको नहीं पढ़ना, इंडिविजुअली है बस हमारे सिलेबस में। ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? तो आज अपन ने जो इनकम टैक्स की मीनिंग पढ़ी, अब आप इस 2 लाइन को पढ़ोगे ना तो इसको पढ़ने का नजरिया आपका बदल जाएगा। पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपके लिए 1 या 1.5 लाइन थी ये, लेकिन अब जब भी मैं बोलूंगा ना टैक्स चार्ज ऑन इनकम, तो जैसे इनकम पे बात आएगी तो आपके दिमाग में 5 हेड आ जाएंगे। पर्सन बोलूंगा तो पहले एक आदमी सोच रहे थे, लेकिन वो पूरे 8 नाम। टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे अकाउंट पढ़ते समय अपने को डेबिट क्रेडिट परेशान करता है ना हमेशा, वैसे इनकम टैक्स पढ़ते समय आप लोगों को 2 नाम याद रखना पड़ेगा। एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा असेसमेंट ईयर। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो इसलिए ध्यान से समझो क्या है। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स मतलब टैक्स चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब मैं तो रोज इनकम कमा रहा हूं, रोज मेरे पास 8,000, 10,000, 15,000, 2,000, 1,000 कभी नहीं भी आता है, तो ऐसे मेरे पास इनकम आ रही है, तो इनकम टैक्स वाला रोज मेरे से टैक्स लेगा। इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स होता है। क्या होता है? एनुअल टैक्स। मतलब साल में एक बार लेने वाला टैक्स होता है। मतलब आप पूरे साल भर में इनकम कमा लोगे ना, उस इनकम पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो अभी कौन सा साल चल रहा है? रनिंग ईयर कौन सा है हमारा? रनिंग ईयर 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट हुआ है ये, और खत्म कब होगा?
और हम अभी आज कौन से डेट में बैठे? 3 सितंबर में बैठे हैं। आज 3 सितंबर की डेट है। तो 3 सितंबर की डेट पे ये मैं बैठा हूं यहां पे, इनकम टैक्स वाला आया मेरे पास। ऐसे कोई आता नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, ठीक है। इनकम टैक्स वाला आया मेरे पास, बोला आप अपनी 25-26 की इनकम पर मेरे को टैक्स दो। इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है, तो 25-26 की इनकम पर मेरे को टैक्स दो। पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि 3 सितंबर के पहले मैं जितना कमाया हूं वो तो मेरे को पता है कि मैं कितना कमा चुका हूं। और 3 सितंबर में तो अभी सुबेरे सुबेरे कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। तो आज दिन भर में कितना कमाऊंगा वो भी मेरे को मालूम नहीं है। तो मेरे को 3 सितंबर के पहले 1 अप्रैल से 3 सितंबर तक जो भी कमाया उसका हिसाब है मेरे पास। लेकिन फ्यूचर में मैं कितने स्टूडेंट और आएंगे, क्या मेरा नया कोई बिजनेस चालू हो जाएगा 31 मार्च तक, मेरे को मालूम है? नहीं मालूम है। तो फ्यूचर की इनकम मैं कैसे बता सकता हूं? पास्ट की इनकम बता सकता हूं। तो इनकम टैक्स वाले बोले ठीक है, काम करते हैं, आप पहले क्या करो, आप पहले साल भर है ना इनकम कमा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम साल भर आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस साल आप इनकम कमा लो अप्रैल से लेकर मार्च तक की समय में, और इस कमाई हुई इनकम पर अगले साल आपको क्या देना पड़ेगा? क्योंकि अगले साल अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं अपनी पिछले साल की इनकम बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा? बता दूंगा। तो जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उस साल को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर में हम करते हैं इनकम अर्न एंड मेंटेन रिकॉर्ड। अब इस कमाई हुई इनकम पर हमको अगले साल क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस साल हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इस साल हमारी इनकम का होता है असेसमेंट, और इस साल हम क्या करते हैं? टैक्स पे करते। तो इनकम टैक्स के हिसाब से 2 साल की जोड़ी होती है, 2 साल की। एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा क्या होता है? असेसमेंट ईयर। आप लोगों के पास, किसी के पास बुक है? कोई भी एक बुक 1 मिनट के लिए दे दो। ये आपकी बुक है, ठीक है। इस बुक में देखो असेसमेंट ईयर क्या लिखा हुआ है? 25-26 लिखा हुआ है कि नहीं? असेसमेंट ईयर 25-26 है। मतलब कौन सा? असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब इस साल में 25-26 में हम कौन से साल की इनकम का हिसाब किताब कर रहे होंगे? 24-25 में जो कमाए होंगे उसका हिसाब किताब कर रहे होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी हमने कमाया, कौन से प्रीवियस ईयर में? 24-25 में, उसका हिसाब किताब कब जाएगा? 25-26। मतलब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पति पत्नी टाइप के। मतलब असेसमेंट ईयर के अंदर अगर मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर 25-26, तो आपको समझ जाना है कौन से साल की इनकम ले रहे हैं यहां पे? 24-25। या फिर मैं प्रीवियस ईयर 24-25 बोलूंगा, मतलब वो कौन से असेसमेंट ईयर में उसकी इनकम जाएगी? तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप कैलकुलेशन करो, और कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए कैलकुलेशन करो। क्या दोनों अलग अलग बात है कि एक ही बात है? प्रीवियस ईयर 24-25 इंडिकेट करता है असेसमेंट ईयर 25-26 को, और असेसमेंट ईयर 25-26 इंडिकेट करता है प्रीवियस ईयर 24-25। मतलब एक दूसरे को इन लोग इंडिकेट करते हैं। कभी भी क्वेश्चन में या तो प्रीवियस ईयर 24-25 लिखा हुआ मिलेगा या फिर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा हुआ मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। प्रीवियस ईयर में क्या काम किया जाता है? जो पर्सन है ना, पर्सन वो इनकम अर्न करता है और उस इनकम से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे अभी मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है वो मैं कमा रहा हूं, तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा हूं कि किस बच्चे से मेरे को कितनी फीस मिली, मेरे 3 बिजनेस है, मेरा जो भी है, मैं पूरा हिसाब किताब नहीं रख रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड मेंटेन करते चल रहा हूं साथ में। क्योंकि अपन लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहती है। परसों मैं पूछूंगा राशिद क्या नाश्ता खाए थे, बता दोगे आप? पोहा खाए थे। अब ये बात अलग है, रोज पोहा खा रहे हो तो याद ही रहेगा फिर आप बताओ तो उमेश परसों क्या खाए थे नाश्ता? नहीं याद है, नहीं रहता पता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अपनी कमाई हुई इनकम का
रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। तो इनकम अर्न करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना कौन से साल में काम किया जाएगा, और उस कमाई हुई इनकम का असेसमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, असेसमेंट। वर्ड का मतलब क्या होता है, असेसमेंट। एक वर्ड आ गया अपने सामने, असेसमेंट। ये मैं हूं, मैंने अपनी सैलरी की इनकम निकाली, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकाली, कैपिटल गेन की इनकम निकाली, अदर सोर्सेज की इनकम निकाली, सबको जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा। इसमें मैं क्या माइनस करूंगा, डिडक्शन। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो मेरी इनकम आएगी उसको क्या बोलूंगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम पर मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स कितना आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करूंगा। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा असेसमेंट। मतलब किसी भी पर्सन की इनकम की कैलकुलेशन करना और उसके ऊपर कितना टैक्स आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं। किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करना, टैक्सेबल इनकम निकालना कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है और उसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है, ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है असेसमेंट। ठीक है, तो असेसमेंट जिस साल में किया जाता है उस साल को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। अब पता चल गया इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर जो पर्सन है वो टैक्स पे कर देता है उस साल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट एक वर्ड आपके सामने आएगा एसईसी, ASSESSEE, एसईसी। इसको हिंदी में बोलते हैं करदाता। एसईसी कौन होते हैं, एसईसी आप लोग पर्सन हो कि नहीं हो, मैं पर्सन हूं कि नहीं हूं, आप लोग इनकम कमाते हो, आप लोग इनकम टैक्स में अपनी आईटीआर फाइल करते हो, इनकम का डिटेल भेजते हो। चलो एक दो लोग अपने बीच में जॉब ही करते होंगे तो इतना नहीं कमा रहे हैं कि जितना टैक्स देना पड़ जाए। मतलब आप लोगों का इनकम टैक्स वाले से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग पर्सन हो लेकिन एसईसी नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपका असेसमेंट नहीं होता। आगे बात समझ में, आपका क्या नहीं होता है, तो आप पर्सन हो लेकिन आपका असेसमेंट नहीं होता, इसलिए आप एसईसी नहीं हो। लेकिन मैं इनकम कमाता हूं और मेरी इनकम पर मैं टैक्स भी देता हूं, तो मैं कौन हूं, एसईसी हूं। आगे बात समझ में, मतलब एसईसी कौन होता है, इन एसईसी एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा पर्सन मतलब सिर्फ आदमी नहीं, वो पूरे 8 लोग, जिसका क्या होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसईसी बोलेंगे। क्लियर है। तो आप लोग ये जो मैंने अभी बताया असेसमेंट ईयर क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लो। असेसमेंट ईयर एक 12 महीने का पीरियड होता है जो कब स्टार्ट होता है, अप्रैल को, और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये वाला जो साल है, असेसमेंट ईयर पहले आता है कि प्रीवियस ईयर पहले आता है, तो ये वाला जो साल है जस्ट प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल। अच्छा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अलग अलग नहीं हो सकते, लगे हुए साल रहते, लगे हुए साल। जैसे प्रीवियस ईयर 24-25 तो असेसमेंट ईयर 25-26। तो ये असेसमेंट ईयर जस्ट प्रीवियस ईयर के बाद आता है। ड्यूरिंग दिस ईयर असेसमेंट इज डन ऑफ ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। मतलब जो भी पर्सन ने इनकम कमाई है उस इनकम पर क्या किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। और हमारे सिलेबस में अभी इस साल कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है, 25-26 एप्लीकेबल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये वाला कौन सा साल होता है, प्रीवियस ईयर जस्ट असेसमेंट ईयर के पहले वाले साल को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 24-25 हमारे लिए एप्लीकेबल है। इस साल में क्या किया जाता है, ड्यूरिंग दिस ईयर पर्सन अर्न्स इनकम एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सच इनकम। दिस ईयर इज ऑल्सो नोन एज और अकाउंटिंग ईयर। प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं और अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। लक्ष्य के लिए एक कप चाय मंगवा दो तो अनुमेश। चाय पियोगे कॉफी पियोगे भाई। असेसमेंट कर निर्धारण, अभी मैंने बताया असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट मतलब क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑन इट इज कॉल्ड असेसमेंट। एसईसी किसको बोलेंगे, द पर्सन हुज असेसमेंट इज बीइंग डन इज कॉल्ड एसईसी। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है वो यहां से समझ जाओगे। जब आप पांचों हेड की इनकम को जोड़ देते हो, जब पांचों हेड की इनकम को जोड़ देते हो तो जो उनका जो सम आता है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल। अब जब ग्रॉस टोटल इनकम में आप क्या माइनस कर दोगे, डिडक्शन माइनस कर दोगे, तो वाली इनकम को हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक दो चीज लिखी हुई है, ये वाली, ये समझ में नहीं आएगी आप लोगों को क्या लिखा है।
सुनो ध्यान से, क्या है ये, छोटी सी बात बची फिर क्लास ओवर। क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी दो चैप्टर है अपने आप में। क्लबिंग ऑफ इनकम भी एक चैप्टर है और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी चैप्टर है। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है सुनो। जैसे मैंने अपनी बेटी के नाम से 5 लाख रुपए की एफडी करा के रखी है और उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो किसके नाम से मिल रहा होगा, मेरी बेटी रूही के नाम से मिल रहा होगा। अब वो ब्याज तो उसके लिए है, उसकी इनकम है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो पैसा किसका लगा है, और इनकम टैक्स वाले बच्चे लोग से टैक्स लेते नहीं है, तो उसको जो तो उसका जो ब्याज का इनकम है ना, ब्याज का इनकम वो किसकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो किसी और की इनकम को किसी और की इनकम में जोड़ के उससे टैक्स ले लिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग मतलब मिला देना, मिलाना, आय का मिलान बोलते उसको, किसी और की इनकम में किसी और की इनकम को जोड़ देना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अब राशिद है ना इनकम टैक्स बहुत पढ़ रहे दिमाग लगा लगा के, ठीक है। एक दिन राशिद के दिमाग में अचानक डाउट आया कि गवर्नमेंट हमसे इनकम हो रहा है तो टैक्स ले रही है, लॉस होगा तो टैक्स हमको वापस देगी। अरे एकदम लॉजिकल सवाल है भाई, जब आपको भाई कोई भी चीज होती है दो तरफा होनी चाहिए ना। अगर आपको इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, लॉस के केस में आपको पैसा वापस देगी। लेकिन बात मान गई गवर्नमेंट राशिद की, हाँ देंगे बोले। कैसे देंगे, नकदी नहीं देंगे। आप एक काम करो, मान लो अगर आपकी कोई इनकम है, कितनी, बिजनेस से इनकम हो रही है मान लो 5 लाख रुपए, बिजनेस से इनकम कितनी हो गई 5 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी से आपको मान लो लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो गया, लॉस। तो एक तरफ से इनकम है, तो गवर्नमेंट को नॉर्मली इनकम पर टैक्स देना रहता है, तो 5 लाख के टैक्स बनता, लेकिन ये लॉस हो गया ना आपको, तो गवर्नमेंट बोली कि काम करो लॉस माइनस कर दो, कितनी इनकम आ गई अब, तो गवर्नमेंट इससे पर टैक्स लेगी। मतलब गवर्नमेंट टैक्स का पैसा वापस नहीं देगी, वो लॉस को इनकम में एडजस्ट करके बची हुई इनकम पर टैक्स लेगी आपसे। तो मतलब वही पड़ रहा है। और मान लो अब राशिद का दूसरा सवाल कि सर मेरा लॉस अगर 7 लाख का हो गया तो तो क्या करोगे, तब 2 लाख के ऊपर दोगे वापस, तो गवर्नमेंट बोली काम करो 2 लाख रुपए को अगले साल की इनकम से माइनस कर लेना। 2 लाख को क्या करना, अगले साल कम दे देना बोले टैक्स। मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा वापस नहीं करेगी, इनकम कम करवा के एडजस्ट कर दे, तो इस साल नहीं देगा टैक्स वो। तो जो 2 लाख रुपए, सुनो, मैंने इस साल की इनकम से, सुनो, मैंने इस साल की इनकम से इस साल के लॉस को एडजस्ट किया, तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या बोलते हैं, और अगर इस साल की इनकम से इस साल का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया तो उसको मैं अगले साल लेके जाऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड। तो हम, ये चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग ऑफ इनकम, जो हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल बताऊंगे। ये यूनिट नंबर 3 में आता है, ठीक है। तो ये हमारा इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सुनो ध्यान से इधर, आज इनकम टैक्स की जो शुरुआत की है ना, ये आगे इनकम टैक्स के चैप्टर्स पढ़ने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो कोई भी एब्सेंट नहीं करना अगली क्लास से, क्योंकि अब अगली क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं पढ़ाना, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा मैंने फिक्स नहीं किया है अभी, लेकिन अगले क्लास से मैं अब चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी भेज रहा हूं, इसको आप लोग नोट मत करना, और कल आओगे तो मैं प्रिंट आउट दे दूंगा। मेरे को बस एक चीज आप लोगों से कंफर्म करनी कि अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहते, तो उसके हिसाब से प्रिंट निकाल के रखूंगा। नहीं तो फिर क्या होता है, ज्यादा निकल जाता है तो पन्ने वेस्ट होते हैं फिर, ठीक है। आज 1-2 लोग आए भी नहीं है ना शायद, ठीक है। चलो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ऐप में तो डला हुआ मिल जाएगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिसको प्रिंट नहीं चाहिए, ऐप में देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। अभी क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।